Hello bachcho, welcome to your 6th NCERT history video class, and today we are starting 7th chapter, Ashoka the emperor who gave up war. As the heading of the chapter is indicating that this chapter is about the Ashoka. Okay, Ashoka king, you must have heard the name Ashoka. तो आप पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं दैट दी जनपद वर बिकमिंग महाजनपद, यानी कि जो जनपद थे, जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, वो आसपास के एरियाज़ को क्या कर रहे थे, अपने अंदर इन्गल्फ करते चले जा रहे थे, अपने आप को एक्सपेंड करते चले जा रहे थे और वहाँ क्या बन रहे थे, अब महाजनपद। ठीक है, हमने पढ़ा था अश्वमेध यज्ञ वगैरह, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो इस समय की जब हम बात कर रहे हैं तो मगध जो जनपद था उस वक्त प्रोमिनेंट था, यानी कि मुख्य एक महाजनपद हुआ करता था। और मगध जो महाजनपद था, यहाँ पे जो मौर्यन डिनास्टी थी, मौर्यन डिनास्टी का जो किंगडम है, डिनास्टी का जो राज है, वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी समय जो मौर्यन डिनास्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था वो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, चंद्रगुप्त, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके बेटे थे कौन, बिंदुसार, और बिंदुसार के जो बेटे थे वो थे अशोका। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, इन दोनों के ही टाइम पीरियड में जो मौर्य साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। हालांकि बिंदुसार के टाइम में भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इन दोनों का जो नाम है वो खास तौर से लिया जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द अशोका एंड हिज किंगडम, कि किस तरीके से जो अशोका थे उन्होंने जो मौर्य डिनास्टी थी उसको एक्सपेंड किया, और जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी उन्होंने किस तरीके से उनको देखा। तो देखो, ये जो लाइन्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे नेशनल एम्बलम पे जो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये किसने किया था, ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये जो एम्बलम है, जो आइडेंटिफिकेशन है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सर्फेसेज। यानी कि जो अशोका थे, उनके समय की जो भी इवेंट्स थे या जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन था, मैनेजमेंट थी, उन सबको हमें कहाँ से पता चलता है, वो सब इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने देखा है, स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर ही, चैप्टर्स के अंदर आपने देखा है कि जो हमें हिस्ट्री का पता चलता है वो कहाँ से मिलता है, कॉइन्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, है ना। तो ऐसे ही इंस्क्रिप्शन जो है अशोका ने भी अपने समय में इंस्क्रिप्ट करवाए, उन्होंने लिखवाए, पिलर्स के ऊपर जो है इनको इंस्क्राइब करवाया, रॉक सरफेसेस के ऊपर, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर खुदवा करके उन्होंने लिखवाया। ठीक है, तो ये जो किंगडम था, मौर्यन जो किंगडम था, वो एम्पायर कहलाया। एम्पायर क्यों कहलाया, क्योंकि किंगडम तो हम जैसे जनपद की हम बात कर रहे हैं ना, जनपद क्या बन रहे थे, महाजनपद, यानी कि अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे थे। तो ये जब बड़े होते चले जा रहे थे, एक्सपेंड होते चले जा रहे थे, हम इसको क्या कह रहे थे, एम्पायर। ठीक है, और इसी तरीके से एक टर्म जो हम बार बार हमारे सामने आ रही है वो क्या है, डिनास्टी। अभी आगे भी आप पढ़ने वाले हैं। डिनास्टी का मतलब क्या होता है, देखो, डिनास्टी का मतलब ये कि जब एक ही जो हम कहें कि एक खानदान जो एक बहुत लंबे समय तक जो राज करता है, तब उसके शासन को हम डिनास्टी कहते हैं। ठीक है, रूल ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल, वी कैन से, जो एक जो भी किंगडम है उसका जो राजा होगा बहुत लंबे समय तक रहेगा, जैसे मौर्य डिनास्टी हम कह रहे हैं, यानी कि जो मौर्य किंग थे उनके बच्चे आगे से आगे, जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, फिर उनके बच्चे जो आगे आगे जो है बढ़ते चले गए, तो उसको हमने क्या कहा, डिनास्टी। ठीक है, तो जो एम्पायर था चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो एस्टैब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ग्रैंडफादर थे अशोका के, अभी हमने पढ़ा था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्यन डिनास्टी उसको एस्टैब्लिश किया था, उनके बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। तो अशोक चंद्रगुप्त के क्या हो गए, पोते, ग्रैंडसन हो गए। ठीक है, कब किया था इन्होंने, 2300 ईयर्स एगो। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किया था, चाणक्य के नाम से, चाणक्य हैं या कौटिल्य भी उनको कहा जाता है, तो उन्होंने जो है इनकी हेल्प की थी। चाणक्य या कौटिल्य जो थे बड़े ही जो थे प्रकांड पंडित थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो बुक लिखी थी। तो जो मौर्य डिनास्टी है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें अर्थशास्त्र से भी पता चलती हैं। तो देखो, जो मगध, हम अगर थोड़ी सी इसको जानना चाहें, जो मगध की हमने बात की है ना, तो जो मगध जो डिनास्टी थी उस समय इन पर जो नंद वंश था, ठीक है, नंद वंश जो है उनका, नंद डिनास्टी का जो है राजपाट था लास्ट में, मौर्य से पहले। लेकिन जो नंद वंश थे, इनके लास्ट जो राजा थे वो कौन से थे, धनानंद।
ठीक है, कौन थे? धनानंद। तो धनानंद जो राजा थे, इनके समय में जो नंद वंश था, नंद डिनास्टी थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो थे अपने ऐशो आराम पे, अपने भोग विलास पर, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते थे, नाच गाना इसमें इंजॉय करना, उन्हीं चीज़ों पर ये ध्यान देते थे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनका लूज हो गया था। तो इसी समय में जो सिकंदर थे, सिकंदर ने जो अपने सैनिक थे, अपने जो दूसरे राजा थे, अपने गवर्नर थे, उनको इंडिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो चाणक्य थे, चाणक्य ने क्या किया, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर नंद वंश की खत्म किया, नंद वंश को खत्म किया और मौर्य डिनास्टी को वहां पर एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि किस तरीके से जो मौर्य वंश है वो एस्टैब्लिश हुआ। आपको ध्यान रखना है, जो धनानंद थे वो नंद वंश के जो है लास्ट किंग थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि कौटिल्य के द्वारा ट्रेन किए गए थे, उन्होंने धनानंद को हराकर जो मौर्य डिनास्टी थी उसको एस्टैब्लिश की। देखिए यहाँ पर टर्म भी दी गई है, डिनास्टी व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक जब रूलर बनते हैं और बहुत लंबे समय तक जब वो राज करते तो उसे हम डिनास्टी कहते हैं। तो मौर्यज वर अ डिनास्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, चंद्रगुप्ता, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी मौर्य डिनास्टी की। अब देखो जो उस समय का राजपाट होता था, ये थोड़ा मैप के थ्रू हम देखो स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये देखो, जो हम बात करें कि अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, लगभग 40 इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो माने जाते हैं, ठीक है। 40 इंस्क्रिप्शंस में से बहुत सारी, ये देखो जो आपको रेड डॉट्स दिख रही है ना, यहाँ पर जो आपको ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जो पिलर्स हमें हैं वो हमें मिले हैं। और इन जगहों से हमें पता चलता है कि अशोका का जो, यानी कि मौर्यन डिनास्टी जो थी, इनका जो एम्पायर है इन एरियाज़ में था। तो इस मैप को देख करके आपको देखो समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। देखो यहाँ से लेकर के ये साउथ की हम बात करें, ये वाला जो सारा एरिया है, इधर से हम इसको ये इरेज कर दें, इधर से ज़्यादा हो गया ना, ये देखो यहाँ पर नहीं जाएगा, ये इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ जी, तो ये वाला एरिया देख लो आप, इधर से है ना, ये सब जो है किसके अंदर आ गया था, ये मौर्यन डिनास्टी के अंदर इंक्लूड हो गया था। तो ये जो इंस्क्रिप्शन साइन से हमें पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ जो है मौर्यन डिनास्टी एस्टैब्लिश हुई। अब यहाँ पर आपको ये देखो जो ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेन सेंटर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा हुआ, उज्जैन हुआ, इधर तक्षशिला हुआ, तो ये देखो पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, इधर तक भी जो है भारत, यानी कि आज के समय की जो हम इंडिया की बात करें उससे भी पहले जो है जो एक्सपेंशन था वो बहुत दूर दूर तक था, ठीक है। तो हम बात करें कि जो राजा होता था, सब जगह राजा तो नहीं जा सकता था, मेनली जो है पाटलिपुत्र के अंदर जो है वो राजा बैठे करते थे, ठीक है। और इन्होंने अपने गवर्नर्स जो हैं वो जगह जगह भेजे हुए थे, जैसे उज्जैन की हम बात करें, इधर तक्षशिला की हम बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने अपने अपने गवर्नर्स भेजे हुए थे और वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैनेज करते थे, ठीक है। और जब हम सिकंदर की बात करें तो देखो यहाँ पर ईरान वाला एरिया है ना इस तरफ, तो यहाँ पर जो है जो हम कहें कि सिकंदर था, सिकंदर ने अपने एक जो किंग था, जो बैक्ट्रिया का राजा बनाया था उन्होंने, सेल्यूकस, तो सेल्यूकस को भेजा था। सेल्यूकस का जो अटैक है यहाँ पर उन्होंने इंडिया की तरफ उन्होंने एंट्री की थी, ठीक है। और फिर सेल्यूकस ने ही मैग्स्थनीज नाम का अपना एक एम्बेसडर जो है वो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के पास उनके राज्य में छोड़ा था। तो मैग्स्थनीज जो बुक लिखी है उनसे भी हमें इस मौर्यन डिनास्टी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू बहुत क्लियर हो जाता है कि मौर्यन डिनास्टी जो इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा एक्सपेंड की हुई थी उस समय में, ओके। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, यानी कि जो कैपिटल, जो मुख्य शहर था वो पाटलिपुत्र था, और राजा जो होते थे मेनली यहीं पर रहते थे। तक्षशिला, उज्जैन, ये सब मेन सिटीज थे। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, ये देखो तक्षशिला इधर हम देख रहे हैं, ये वाला तक्षशिला है ना, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है ये एंट्री पॉइंट था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज, यानी कि हर तरह के लोग यहाँ पर रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस और फार्मर्स ऑफ हर्डर्स। इन सम एरियाज such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different languages. अब इतना बड़ा एम्पायर है,
तो हर जगह एक जैसे लोग तो नहीं हैं, जगह जगह अलग अलग ऑक्यूपेशन है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह का कल्चर जो है, इन सब चीज़ों को मैनेज करते थे गवर्नर जो इनके एरिया में भेजे जाते थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर किनका अधिकार हो जाता था? मौर्यन डिनास्टी का। लेकिन ये वाला जो एरिया हम देखें, जो यहाँ पर आज भी हम देखते हैं कि क्या है, बहुत घने जंगल है, फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो इन फॉरेस्ट एरियाज में मेनली जो है मौर्यन एम्पायर कंट्रोल नहीं करता था। इनके थ्रू जो रास्ते जाते थे, है ना, जो पाथ होता था, उनको ही मौर्यन एम्पायर है जो है वो कंट्रोल करता था। यानी कि यहाँ से आना जाना है, इनके जो आर्मीज़ हैं वो किस तरीके से इन रूट को यूज़ करती हैं या ट्रेडिंग को यूज़ करती हैं, तो वहाँ तक इनका कंट्रोल था। रिवर्स हैं या फॉरेस्ट एरियाज में भी जो रूट जा रहे हैं ओनली उन पर, बाकी के जो लोग यहाँ पर रहते थे, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो एम्पायर है वो एक्सपेंड हो रहा था। अब ये जो एम्पायर है ये दूसरे किंगडम से डिफरेंट कैसा था? क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्पायर था, इनको बहुत सारी आर्मी की ज़रूरत थी, larger than kingdoms and need to be protected by big armies, so also they need a larger number of officials who collect taxes। यानी कि इन्होंने जो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए अपने जो ऑफिशियल्स हैं, अपने जो गवर्नर्स हैं, उनको अलग अलग एरियाज़ में भेजा हुआ था। और इन एरियाज से जो इनके गवर्नर्स थे या जो ऑफिशियल्स थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, जिससे इनकी इनकम होती थी, इनका रेवेन्यू जनरेट होता था, और वो इतनी बड़ी आर्मीज़ को मैनेज करने में या अपने खर्चे चलाने में इन सबको यूज़ किया करते थे। ठीक है, चलो अब रूलिंग द एम्पायर, यानी कि वहाँ का जो इतने बड़े एम्पायर का रूल जो है वो किस तरीके से चलता था। तो अलग अलग एरियाज़ थे, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल तो एक ही था, लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स होते थे अलग अलग तरीक़ों से डील करते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो पाटलिपुत्र है, जो आज का हम पटना कहते हैं ना, पटना, तो वो वाला एरिया देखो मैप में हम चले, मैप में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना, तो पाटलिपुत्र पर तो मेनली जो होते थे राजा यहीं पर बैठते थे, जो अभी आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। दिस मेंट दिस ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। यानी कि आसपास के एरियाज में टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो एम्परर थे उन्होंने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रखे थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर, यानी कि जो राजा के आदेशों की जो पालना नहीं करते थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब ऐसा नहीं था जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा या आप आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जो ऑफिशियल्स होते थे एम्पायर के वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे, जो टैक्स लेते थे, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट थे, या जो पीजेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे या क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन इस समय में मौर्यन डिनास्टी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था। इन ऑफिशियल्स के कामकाज की देखरेख करने के लिए जो राजा होता था, जो एम्पायर होता था, उसने अपने जो जासूस हैं उनको वॉच के लिए रखा होता था, ताकि इन ऑफिशियल्स की निगरानी की जा सके कि ये सही से कामकाज कर रहे हैं या नहीं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। राजा खुद जो है, एम्परर जो खुद है, शासक, ना राजा नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, एम्परर कहेंगे क्योंकि एम्पायर है ना। तो जो एम्परर था, जो शासक होता था, खुद सुपरवाइज करता था सब चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैंने तो सब लोगों को अपॉइंट कर दिया, वो अपना कामकाज करेंगे और सिर्फ मुझे आकर रिपोर्ट करते रहेंगे, नहीं, एम्परर खुद सुपरवाइज करता था सभी चीज़ें। तो अपने जो भी मेंबर्स खास होते थे इनके, या जो इसकी फैमिली के मेंबर्स होते थे, या जो सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, मिनिस्टर्स आपने नाम सुना होगा, अमात्य कहा जाता था उनको उस समय में। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज में जो है जो अपॉइंट किए जाते थे। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ देयर वाज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, although there was some amount to control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors. Local customs and rules were probably followed. तो जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनके जो मेंबर्स होते थे उनको अलग अलग एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए एज ए गवर्नर भेजा जाता था। जैसे हम अशोका को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अशोका खुद जो है उज्जैन और इधर की तरफ जो है ये एज ए गवर्नर अपॉइंट होकर गए थे। ठीक है, तो जो प्रिंस होते थे उनको अलग अलग एरियाज़ में भेज दिया जाता था गवर्न करने के लिए, और जिस भी एरिया में उनको भेजा जाता था एज ए गवर्नर, तो उस एरिया की जो भी रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको ये सभी फॉलो करते थे। Besides, there were vast areas between these centers
हेयर द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, यानी कि इन सभी एरियाज के बीच के जो रोड्स होती थी या जो रिवर्स होती थी, इनको भी ये मौर्यन एम्पायर कंट्रोल करता था। अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज थे उनको यूज़ वो करते थे, टैक्स वहाँ से लेते थे, ट्रिब्यूट यानी कि गिफ्ट्स भी लिया करते थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र जिसे किसने लिखा है, कौटिल्य या चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं ना। और साथ ही इन्होंने बताया है कि जो नदर्न एरिया था वहाँ से ब्लैंकेट्स मिलते थे, और साउथ इंडिया वाला एरिया जो है यहाँ से गोल्ड या प्रेशियस स्टोन्स वो है लिए जाते थे। ठीक है, जो नदर्न एरिया है वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, तो जो गर्म कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो वहाँ से अच्छे मिलते थे। और इसी तरीके से साउथ इंडिया, जैसे कन्नौर की हमने पढ़ी माइंस, गोल्ड माइंस हैं, तो वहाँ से सोना मिलता था। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो अलग अलग गिफ्ट के तौर पर भी जो है, जब से राजा जब आता जाता था, वहाँ रास्ते से निकलता था, जब उसकी रैलियाँ होती थी, तो लोग उसको तरह तरह के गिफ्ट्स भी दिया करते थे। ठीक है, तो देखो ये ट्रिब्यूट दिया हुआ है यहाँ पर। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, यानी कि लोग अपनी इच्छा से, या मतलब एक ट्रेडिशन होता है जैसे हम गिफ्ट देना ही देना होता है, हमारी इच्छा नहीं हो तो भी हमें देना ही है, तो उस तरह के जो है टैक्सेस के अलावा ये सब चीज़ें भी वहाँ पर होती थी। ठीक है, तो फॉरेस्ट रीजन जैसे हमने पढ़ा, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स, यानी कि जो जंगल वाले जो इलाके होते थे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, लेकिन ये जो कम्युनिटीज़ होती थी जो फॉरेस्ट में रहती थी, ज़रूरत पड़ने पर जो डिनास्टी है, जो मौर्यन ऑफिशियल्स है, उनको जैसे हाथी है या टिम्बर है या जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो अवेलेबल करवाते थे। ठीक है, अब देखो ये एक जो हमारे पास नोट है, इसमें हमें राजा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि जब राजा की शाही रैली निकला करती थी तो किंग का या जो हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसका हमें वर्णन मिलता है। यहाँ पे देखो ये किसने लिखा है, मैक्सनीज। मैक्सनीज अभी हमने पढ़ा, जो सेल्यूकस थे, इन्होंने एक एम्बेसडर के तौर पर जो है उनको अपॉइंट किया था, सेल्यूकस निकर ने, जो वेस्ट एशिया के जो ग्रीक रूलर थे, यूनानी राजा थे। ठीक है, तो देखो द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। शाही सवारी जो है वो राजा की निकला करती थी जब भी राजा को पब्लिक से मिलना होता था। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन प्लैंक्विन, हिज गार्ड राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि बड़ी शाही शानो शौकत के साथ जो है राजा निकलता था, अपने गार्ड्स के साथ में हाथी की सवारी होती थी जिस पर सोने और चांदी के जो है वो सजा होता था। जो गार्ड्स हैं, कुछ गार्ड जो है पेड़ के पेड़ लेकर के उसके साथ में चलते थे, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि जो राजा है उस पर कोई भी दूसरा जो शासक है वो अटैक कर सकता है, उसको डर होता था। ठीक है, असैसिनेशन का, तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आसपास के जो गार्ड्स वो बड़े बड़े पेड़ लेकर चलते थे जिन पर बर्ड्स होते थे, इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स होते थे, और वो ट्रेंड पैरट जो राजा के आसपास जो है वो चक्कर लगाते थे, यानी कि वो ट्रेन पैरट जो है इधर उधर नजर रखते थे, जासूसी करते थे, आप ही कह सकते हैं। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, हथियारबंद जो है गार्ड्स के थ्रू जो है या वुमेन होती थी उनके थ्रू वो प्रोटेक्टेड रहता था। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उसका असैसिनेशन हो सकता था। ही हैज अ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। यहाँ तक देखो उनकी जो सुरक्षा होती थी, उनकी जो सिक्योरिटी थी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि जो उनके सर्वेंट्स हैं वो पहले खुद खाना टेस्ट करते थे कि कहीं जो खाना है उसमें जहर तो नहीं मिला दिया गया, या एक ही रूम में जो राजा है 2 नाइट जो लगातार नहीं सोता था वो चेंज कर करके सोते थे, तो अगर रात को उसका कोई असैसिनेशन हो, कोई इसको मारना चाहे तो उसे पता ही नहीं चले कि राजा का एक फिक्स रूम कौन सा है। ठीक है, इसी तरीके से जो पाटलिपुत्र है जो हम देखेंगे उसके बारे में बताया गया, देखो मॉडर्न पटना यहाँ पर लिखा भी गया है, तो उसके बारे में बताया गया कि बहुत बड़ी और सुंदर शहर था। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, एक बहुत बड़ी जो दीवार है उससे ये सराउंडेड था, यानी कि इसकी बाउंड्री बना दी गई थी जहाँ पर 570 टावर्स हैं, 64 उस दीवार के गेट थे। दी हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज, यानी कि स्टोरीज यहाँ पर बनी हुई थी। आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो ये एक आपको इमेजिनरी जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कि आप इमेजिन कर सके कि उस समय जो पाटलिपुत्र था कितना लाभोलुआब से भरा हुआ था, जो राजा की जो लाइफ थी वो कितनी शाही लाइफ उसकी वहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो चलो आज हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अशोका जो रूलर जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में, उसकी जो डिटेल्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एनी हाउ इफ देयर इज एनी डाउट
You can keep me posted in the comment section. Stay connected, keep watching. Thank you.